की सहेली। सभी सखी सहेलियों को और श्रोताओं को मंजरी वर्मा का नमस्कार। और आज हमारे साथ है नेहा। नेहा, आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मंजरी जी, आपको मेरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल। तो ये बताइए, आप कैसी हैं? बस एकदम हमेशा जैसे हम ठीक रहते हैं वैसे ही हैं। और आज हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं, और क्योंकि फ्राइडे है तो कुछ चटपटे और बढ़िया मसालेदार व्यंजनों की भी बात करेंगे। जी बिल्कुल। और आज नेहा, हमारा चर्चा का विषय क्या है? तो चर्चा का विषय भी कुछ, आज पहेलियों का दिन भी होता है, तो चर्चा का विषय भी थोड़ा पहेली जैसा ही है। अच्छा। कि ए सखी कासे कहूँ, ये हमारा एक विषय होगा। और साथ ही विश्व हिंदी दिवस पर बात करेंगे जो 10 जनवरी को है। और उसके अलावा मकान जी या घर ये भी बहुत जरूरी है कि मकान और घर के बारे में भी एक पहेली जैसा है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और इतनी पहेलियों की बातें हो गई तो पहेली पहले ही पूछ ली जाए। हाँ, पहेली पहले पूछ लेते हैं। तो नेहा, कौन सी पहेली पूछने वाली हो? हमारे इतनी सारी पहेलियां हैं तो ऐसा लगता है कि कौन सी पहेली पूछी जाए कौन सी नहीं पूछी जाए। पर ठीक है, एक पूछ लेते हैं हम। अचरज बंगला एक बनाया, बांस न बल्ला बंधन घने, ऊपर नींव तरे घर छाया, कहे खुसरो घर कैसे बने। क्या बात है, एक बार और इसको दोहरा दो नेहा। जी, अचरज बंगला एक बनाया, बांस न बल्ला बंधन घने, ऊपर नींव तरे घर छाया, कहे खुसरो घर कैसे बने। क्या बात है, इसका जवाब तो बड़ी जल्दी आ जाएगा, ऐसा लगता है। बिल्कुल, आशा करते हैं कि जल्दी आएगा, हमारे श्रोता जल्दी देंगे। तो नेहा, हम सोचते हैं कि एक पहेली अभी पूछ ली जाए। है ना, एक पहेली हम भी दे देते हैं कि दोनों के आंसर वो देते हैं। तो पहेली ये है कि एक खड़ी एक पड़ी एक नाचे दनादन। एक खड़ी एक पड़ी एक नाचे दनादन। अब इसका जवाब देखते हैं हमारे श्रोता कितनी देर में देते हैं। वाह। और फिर हम लोग जो बात हम करते हैं, तो अब पहेलियों का जवाब तो हमें आता रहेगा, मिलता रहेगा। लेकिन एक पहेली ऐसी भी है कि किसी के मन में क्या चल रहा है, बिल्कुल, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ए सखी कासे कहूँ, तो कई ऐसे विचार हमारे मन में होते हैं जो हम किससे कहें, कैसे कहें, ये समझ नहीं पाते। बिल्कुल नेहा, और ये जैसे ही तुमने कहा ना, ऐसा कि कासे कहूँ, तो सही बात है कि हमारी कुछ ऐसे प्रश्न जो हमारे अंदर घुलते रहते हैं, हम किसी से कह नहीं पाते हैं, तो वो सब जबान तक आते आते हैं, लेकिन फिर लगता है कि कहें कि नहीं कहें, इसका असर क्या होगा, तो वो रह जाते हैं मन में, कहीं ना कहीं दबे रह जाते हैं। बिल्कुल, तो दबाना नहीं चाहिए, है ना, ऐसे विचार जब आते हैं तो। और खासकर ऐसे विचार जो होते हैं वो होते हैं, हमारी व्यथा होती है, जो हमारी परेशानियां होती हैं, हमारे दुख होते हैं, इनको तो हम दबा लेते हैं। जो सुख होता है, जो अच्छी बातें होती है, वो सबसे बांट लेते हैं हम अक्सर। बिल्कुल बांट लेते हैं, और अक्सर हम सभी सखियां खुद को भूलकर सभी की खुशी के लिए काम करने में लगी रहती हैं, और इस सब के बीच में कहीं ना कहीं अपने जो मन की व्यथा होती है, परेशानियां होती हैं, और जो दुविधाएं उसके पीछे रह जाती हैं। लेकिन मन में रखी चिंता और उलझने कभी खुद से जाती हैं? भला नहीं जाती ना? बिल्कुल नहीं, इन्हें तो बांटना पड़ता है। अगर आपको सुलझानी है कोई चीज, तो आपको किसी ना किसी, कोई एक डोर, कोई एक छोर तो देखना ही पड़ेगा जिससे आप सुलझा सकें। और इसके लिए आपको किसी ना किसी का साथ भी चाहिए होता है। बहुत सारा जब उलझन हो जाता है तो हम कहते हैं ना, ये आप पकड़ लो, बाकी हम सुलझा लेंगे। कुछ वैसा ही है, जैसे धागा सुलझाने वाली बात होती है ना। और यही सब इकट्ठा होकर जो परेशानी होती है, बातें होती, वो हमें परेशान करती हैं। और कहीं ना कहीं जब हम ज्यादा इसके बारे में चिंता करते हैं, तो हमारा जो स्वास्थ्य होता है वो भी इस पर प्रभावित हो जाता है। तो अपने को अगर सही रखना है तो अपने मन की बात अपनी सखी से जरूर कहना चाहिए। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं, कभी कभी हमारे आसपास बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं, हमारी माँ होती है या हमारे पहचान की सब होती हैं, हमारी सखियां भी होती हैं कई बार, जो किसी बात पर बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाती हैं, बहुत जल्दी परेशान रहती हैं, कुड़ती रहती हैं, चीखती चिल्लाती हैं किसी छोटी सी बात पर भी। हम सोचते हैं कि अरे इतनी छोटी सी बात थी, इतने जोर से क्यों इन्होंने चिल्ला दिया, या इतनी छोटी सी तो कुछ बात थी, इतने गुस्सा क्यों कर लिया इन्होंने। लेकिन इसमें क्या होता है कि नेहा, वो अपने जो उनका मन का जो बैलेंस कहते हैं, वो संतुलन नहीं रख पाती है। तो इस तरह की वो अपने व्यवहार को प्रदर्शित कर देती है कि चिड़चिड़ा दिए, जल्दी से झुंझला दिया। बाद में भले चाहे उनको अपनी ही बात पर अफसोस हो, लेकिन पहले वो अपना ये रिएक्ट कर ही देती है। फिर वो अफसोस जो होता है, उनको उस अफसोस की जो व्यथा है वो उनके अंदर फिर समा जाती है। तो पहले से वो उनके अंदर कुछ छोटी सी परेशानी है जिसको वो बोल नहीं पा रही है, इसलिए वो छोटी सी बात पे भी गुस्सा हो जा रही है, नाराज हो जा रही है। फिर उसके बाद उन्होंने नाराजगी जबरदस्ती कर ली, इसके लिए वो फिर खुद से गुस्सा हो जाती हैं। तो ये परेशानी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। और आप अगर आप सामने वाले
को बात नहीं समझते, सामने वाले की बात भी नहीं समझी और आपने झुंझला दिया या जी। कुछ कह दिया, तो उसका असर तो उसके ऊपर पड़ ही गया। तो बिल्कुल। है ना? तो इससे अच्छा है कि जब कोई कहता है, आपको कुछ कहता है, तो आप सोचिए उस बारे में। और बिल्कुल। आप ये भी कर सकते हैं कि आप उनसे पूछ सकती हैं कि आखिर आपकी परेशानी का कारण क्या है? लेकिन बिल्कुल। नेहा, वो मौके की तलाश करके ही पूछना चाहिए हाँ, नहीं कि तो मालूम पता पड़ा चला अभी तुरंत ही वो झुँझलाई और हमने पूछ लिया जी, जी, जी। और फिर वो मामला वो गड़बड़ आप हो पर गया। बरस गए, ऐसा हाँ, भी हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, उन्हें नहीं पहचान पाते। हमें ऐसा लगता है कि सारे जो व्यक्ति हैं, वो हमसे किसी तरह के दुश्मनी गाँठ रखे हैं, बिल्कुल, वो हमसे किसी तरह से जलते हैं या वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की भावनाएँ आती जाती हैं, बिल्कुल। अगर हम अपने अंदर अलग-अलग तरीके की परेशानियों को जमा करते जाते हैं तो। बिल्कुल। और धीरे-धीरे उनसे जब हम बात करेंगे ना, तो वो अपनी हुँ, परेशानियों को हमें बताएँगी और खुलकर वो कहेंगी। बिल्कुल। और इस तरह से अपनी किसी सखी से उसके मन की व्यथा को हमें बाँटना भी चाहिए, और जिससे कि क्या होगा कि उसे बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, है बिल्कुल। ना? और लेकिन एक खुशी हमें अब तब मिल सकती है जब हम एक गीत सुनवा दें और इस विषय पर थोड़ी-सी और चर्चा बाद में कर लेंगे। जी। माई रे मैं कासे कहूँ पी अपने जिया की माई रे मैं कासे कहूँ पी अपने जिया की माई रे
मंजरी जी, ऐसा अक्सर होता हुँ। है कि हम ये नहीं समझ पाते कि हम अपने मन की जो ये बातें हैं, जो उलझनें हैं, वो किससे कहें? बिल्कुल, ऐसा हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए अपने मन की बात किसी से कहें, जी। है ना? और किन बातों से हमें चिड़चिड़ाहट हो रही है या उलझन हमें महसूस हो हुँ, रही है, इसके बारे में हम खुद ही सोच सकते हैं। और जब हम इतना सोचेंगे तो हमें खुद ही अपने आप रिज़ल्ट पता ही चल जाएगा कि हम किस वजह से इतने परेशान हैं। जी। और जो खुद में होने वाले जो हमारे भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, उनको हमसे अच्छा जी, कौन समझ सकता है? बिल्कुल, ये सही बात है। और एक बार अगर नेहा हमने अपने आप को खुद को समझ लिया, हुँ, तो हमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगी और हम क्या होगा कि हम खुद अपने आप अपनी सखी बन जाएँगे। अगर आपकी कोई सखी नहीं है, बिल्कुल। तो हम खुद भी ये सोच सकते हैं इस जी। बारे में और और कई बार हम इन चीज़ों को लिख भी सकते हैं, तो लिखने हुँ, से भी हमें पता नहीं चलता कि हम क्या लिख रहे हैं, कई बार ऐसा होता है। हुँ, और फिर वो लिखते-लिखते हम कह सकते हैं कि एक परिणाम हमें मिल जाता है, हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, किसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। क्योंकि बिल्कुल। अपनी दुःख और चिंता तो हम सबसे छुपा के रखते हैं, परेशानियाँ छुपा के रखते हैं और हमें लगता है कि बस खुशी-खुशी हमें सबको दिखानी है, बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। समृद्धि हम सबको दिखानी है। और ऐसा जब होता है, तो हम एक तरीके से अपनी असली भावनाओं को ढक लेते हैं और एक मुखौटा लगा लेते हैं, जो खुशी वाला है। बिल्कुल, जी। लेकिन ऐसे मुखौटे लगाने से कभी-कभी अंदर बहुत दुःख भी होता है। हुँ। कम से कम एक सखी ऐसी हो जो आपके मन की भावना को आपसे बेहतर समझ सके जी। या आप जैसे खुलकर अपनी चिंताएँ बाँट सकें। और एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि हमें कभी उसका मज़ाक नहीं बनाना है, जो हमें जी। कुछ बताता है, अपने जी। दिल की बात बताता है, अपने दुःख या गम बताता है, हुँ। तो उसको कभी मज़ाक नहीं बनाना चाहिए और उसकी बात को आप सुनिए, समझिए और जो आप उसे अच्छी राय दे सकती हैं, वो आप उसको ज़रूर दें, उसका साथ दें। बिल्कुल। और आप खुद भी इस तरह की सखी बन सकती हैं जो इस तरह किसी की बात को जी। सुन सके। जी। और हम तो यही कहेंगे कि एक सखी बनाएँ और जिससे आप अपनी सारी बात कह सकें और कोई उसके ऊपर मुखौटा ना हो। हालाँकि बिल्कुल। एक अच्छी सखी मिलना बहुत मुश्किल होता है, हुँ। तो हम ये भी देख सकते हैं नेहा कि अपने मन की बात जैसे हमने किसी से कही और वो हम जी। ये देखें कि वो हमारी बात को कितने समय तक किसी से नहीं कहता है। जी। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि लेकिन हमारी ये कई बार ऐसा भी होता हुँ, है कि हम जो किसी से अपनी बात कहते हैं, तो वो खुद भी उलझन में आ जाता है कि इसका समाधान कैसे किया जाए। तो हुँ, इसके लिए भी वो दूसरों से बात करता है, लेकिन दूसरों से जब बात करें, तो हुँ, फिर इस बात का ख़्याल रखें कि आप उस सहेली का या उस व्यक्ति का नाम वहाँ ना बताएँ, बिल्कुल। जिसके बारे में आप समाधान चाहते हैं। तो उससे क्या होगा, हो सकता है कि आप किसी और को वो चीज़ नहीं बता रही, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति जिससे आप समाधान के लिए हुँ, बात कर रही हैं, वो किसी चौथे व्यक्ति को बता दे। और बिल्कुल, इससे क्या है, एक विश्वसनीयता जो होती है कि आपको किसी ने विश्वास पात्र समझकर अपनी बातें कह दी खुलकर, और खुलकर। आपके ज़रिए बात कहीं और तो पहुँची, उनके नाम के साथ पहुँच गई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इससे क्या होगा कि वो आपकी विश्वसनीयता चली जाती है। बिल्कुल और ऐसे ही हमारी एक सखी थी तो वो अपने परिवार में हुँ, हुँ, परेशान हुँ। थी तो हमने कहा कि इस परेशानी को तुम दूर करो और कुछ ऐसा काम करो जिससे खुशी मिले तो जी। उसने क्या है समाज सेवा शुरू कर हुँ, दी हुँ, हुँ। और इस तरह से उसने लोगों का बहुत सहयोग दिया तो उसको प्रोत्साहन मिलने लगा और उसके अच्छे काम की वजह से सब उसकी तारीफ करने लगे तो जो उसके अंदर मन में दुख था वो खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कई बार ऐसा भी होता है कि हमें जो हम रोज़ाना जो काम कर रहे हैं, उससे एक ब्रेक ले लिया जाए, तो भी काफ़ी कुछ अच्छा होता है। बिल्कुल। जैसे कि अभी ब्रेक ले लेते हैं। तो ये अंतराल भी छोटा-सा रहता है बस, बिल्कुल नेहा। लेकिन बहुत फ्रेशनेस दे जाता है कई बार। तो अब अब नेहा हम सुनते हैं एक पहले गीत सुन लेते हैं फिर बिल्कुल, हम लोग कुछ बातें करते हैं। जी। आते हल्की हुई जो उनसे मुलाकात चली रे चली मैं तो हुई
नेहा, कितना प्यारा ये गीत हम लोगों ने अभी सुना। और कुछ आज ऐसे ही अपनी जी। मन की व्यथा अगर हम बांट लेंगे तो बिल्कुल हल्के हो सकते हैं हम। और आज हम बात करेंगे विश्व हिंदी दिवस की, जो कि 10 जनवरी को है, यानी कि रविवार को। बिल्कुल, और हिंदी में कितना अच्छा सब लोग लिखते हैं। हम्म। तो मेरे पास कुछ पंक्ति मैंने पढ़ी थी, तो वो मैं सोचती हूँ कि सुनाती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। हिंदी भाषा अति सरल, फिर भी अधिक समर्थ, मन मोहे शब्दावली, भाव भंगिमा अर्थ। भाव भंगिमा अर्थ सरल है लिखना पढ़ना, अलंकार रस छंद और शब्दों का गढ़ना। ठकुरेला कविराय सुशोभित जैसे बिंदी, हर प्रकार संपन्न हमारी भाषा हिंदी। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने हिंदी भाषा के बारे में जो लिखा है, लिखा है। शब्दशः सच है कह सकते हैं हम। बिल्कुल, और हिंदी में इतने सारे शब्द होते हैं, और हम सभी लोग कितने अलग-अलग तरीके से अपने मन के विचार कविता, गाने में, कहानी में लिखते हैं, उपन्यास बिल्कुल। लिखते हैं। तो पूरा भंडार है हिंदी का, जिसे कहते हैं। तो इसके बारे में हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे। बिल्कुल। वैसे कहा जाए तो हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है और ये कई लोगों की मातृभाषा भी है। और हम बहुत ही खुशी के साथ ये बता सकते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में चौथा स्थान हिंदी को प्राप्त है। और हिंदी का अपना एक अलग महत्व है, इसका इतिहास बहुत समृद्ध है, साहित्य इसका समृद्ध है। और 2 दिन के बाद यानी कि 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाने वाले हैं, क्योंकि 10 जनवरी 1975 के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में किया गया था। और इसी की याद में हर साल 10 जनवरी की तारीख को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। सन 1975 के सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। हर साल विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया जाता है और अलग-अलग देशों में इसका आयोजन होता है। इनमें मॉरिशस, यूके, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। वैसे आपको ये बता दें कि सन 2006 में ये तय किया गया कि हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। यहाँ हम ये भी बताते चलें कि विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस में अंतर है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और ये पूरे विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1949 में 14 सितंबर के दिन भारत की आधिकारिक भाषा का इसे सम्मान मिला था। फिजी एक ऐसा देश है जो हिंदी को अपनी तीसरी आधिकारिक भाषा का सम्मान देता है और यहीं इस साल का विश्व हिंदी सम्मेलन होने वाला था। कोरोना के चलते कुछ बदलाव हो सकते हैं, इसके विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है अभी फिलहाल। बिल्कुल, और हिंदी का महत्व आप और हम भी बेहतर ढंग से जानते हैं। हिंदी साहित्य बेहद वृहद है और इसमें हर विषय और हर भावना का सम्मान किया गया है। यही नहीं, कई संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के कई शब्दों को हिंदी ने खुले दिल से अपनाया है। हम तो बस यही कहेंगे कि अपनी भाषा का सम्मान करें और हिंदी बोलते, लिखते और पढ़ते समय खुद को गौरवान्वित महसूस करें। और देखा जाए तो इन दिनों जैसे हिंदी को लेकर युवाओं में एक उत्साह की कमी सी नजर आती है, अधिकांश युवाओं में। और वो एक थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि युवा हिंदी बोलते समय शर्म का अनुभव करते हैं और खुद को कमतर मानते हैं। तो हमें ये याद रखने की जरूरत है कि किसी भी भाषा को पूरी तरह अपनाकर आप अपनी बात कहेंगे तो वो बात लोगों तक जरूर पहुंचेगी और उन पर असर भी करेगी। हिंदी और हिंदी भाषियों का असर तो ये है कि सोशल मीडिया में भी हिंदी का बोलबाला है। वहाँ हिंदी के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है, फिर अलग से कीबोर्ड बनाए गए। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मान्यता मिली है। तो बस हम यही कहेंगे कि इसे बोलते समय अपने मन को आत्मविश्वास से भर लीजिए और अपनी भाषा हिंदी को आत्मसात कर लीजिए। तो अब आप गीत सुना दीजिए। बिल्कुल। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, कि
दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो, चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। नेहा, ये कितना प्यारा सा गीत था कि हरी भरी वसुंधरा की बात है और हिंदी के शब्दों का कितना इसमें समावेश है और कितने अच्छे ढंग से इस गीत को लिखा गया बिल्कुल। है। और नेहा, अब हम ये पूछेंगे कि हमारे श्रोताओं ने हमारी पहेली के जवाब भेजे हैं या नहीं? बिल्कुल, हिंदी साहित्य का ये स्थान है, पहेली भी उसमें एक स्थान जी। रखती है अपना। और आपकी पहेली का तो जवाब आ गया है, क्या बात सभी ने है। बता दिया है कि वो रोटी, आपने जो कहा था जी। उसका जवाब रोटी है। एक नाचे एक वाली, है ना? हम्म। तो उसका जवाब बिल्कुल सही बताया हमारे लेकिन श्रोताओं ने। हमारी और वाली तुम्हारी पहेली का नहीं आया नहीं जवाब। आया। थोड़ी कठिन थी हमारी पहेली, ऐसा लगता है। अच्छा, नहीं ऐसा तो नहीं, बताएंगे हो सकता है। जी। और मकान या घर के बारे में हमने कहा तो हमारे कई श्रोताओं ने बहुत सी बातें उसके बारे में लिखकर भेजी है, लेकिन हिंदी पर जो एक कविता है मैथिली शरण गुप्त जी की, वो बड़ी अच्छी लग रही है। अगर आप कहें तो हम पढ़ दें। अरे कहने की क्या जरूरत है, हमारे श्रोता ने लिखकर भेजी जी। है, श्रोताओं ने, तो उसको पढ़िए। करो अपनी भाषा पर प्यार, भाषा बिना व्यर्थ ही हो जाता ईश्वरीय ज्ञान, सब दानों से बहुत बड़ा है ईश्वर का यह दान, असंख्यक है इसके उपकार, करो अपनी भाषा पर प्यार, यही पूर्वजों का देती है तुमको ज्ञान प्रसाद, और तुम्हारे भविष्य को देगी शुभ संवाद, बनाओ इसे गले का हार, करो अपनी भाषा पर प्यार। ये हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजी है, बहुत मैथिली अच्छी। शरण गुप्त जी का जी। नाम उन्होंने साथ में लिखा है, लेकिन बात बड़ी अच्छी है, बिल्कुल। लिखी चाहे किसी ने भी हो।
हाँ लेकिन ये हिंदी में कहते हैं कि जब भी बोलो तो किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। कोई भी चाहे अंग्रेजी बोल रहा हो, लेकिन अगर आपको उतनी अच्छी नहीं आती है अंग्रेजी तो आप अपनी मातृभाषा को बिल्कुल। ही बोले, जी। बेझिझक बोले और जी। साफ बोले, उच्चारण साफ हो। अपने हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है कि हम अपने मन के विचार, अपने भाव हैं, वो दूसरे को बहुत अच्छे से समझा पाते हैं, बिल्कुल। है ना? और सामने वाला भी समझ जाता है। एक छोटा बच्चा भी जब बोलता है ना तोतली भाषा में हिंदी, तो वो भी माँ तो सबसे पहले समझ जाती बिल्कुल। है ना? और बाकी बाद में तो समझते हैं। बच्चे की भाषा तो बिल्कुल अलग होती है। वो तो बिल्कुल। हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, जापानीज, पता नहीं क्या-क्या भाषाएं उसमें होती हैं। वो उनका तो एक अलग ही, उनकी एक अलग वर्णमाला होती है, हाँ। जो बच्चे अगर लिखना सीख जाएंगे तो वो लिख कर देंगे। और एक और काम में संकोच नहीं करना चाहिए। बताइए क्या? बताओ। अगर हमें अंतराल लेना है तो अंतराल ले लेना चाहिए ना। बिल्कुल अंतराल ले लेना मिलते हैं चाहिए। अंतराल के बाद। कितनी जल्दी हम वापस आ जाते हैं ना अंतराल से। बिल्कुल अच्छा लगता है ना अंतराल के बाद फिर से एक बार सभी का स्वागत है। और हम सखी लोग सहेली कार्यक्रम आप जी, सुन रहे हैं और नेहा और मंजरी के साथ, है ना? जी। और हम लोग बात करेंगे आज मकान और घर के बारे में, है है ना? तो दोनों की बात करते हैं तो हमें लगता है ना कि मकान और घर जो हमारी छत होती है, हमें शरण देते हैं, तो उसके प्रति अपने आप एक मन में खुशी का भाव और श्रद्धा का भाव आ जाता है घर का और मकान की बात जब भी हम करते हैं। लेकिन घर और मकान में बहुत बड़ा फर्क है, जिसके बारे में हमारे बहुत से श्रोताओं ने हमें लिखकर भी भेजा है। अच्छा। पर हम अपनी बातें करते हैं क्योंकि उनकी बातें और हमारी बातें एक तरह से कह सकते हैं, विचार तो सब एक ही जैसे होते हैं। होते हैं, बिल्कुल। और इंसान की सबसे बड़ी खूबी है कि वो समाज में रहता है। और देखा जाए तो परिवार जो है वो समाज की धुरी है, और ऐसे में परिवार का महत्व बढ़ भी जाता है। या नेहा यूं भी कह ले कि परिवार किसी भी मायने में एक व्यक्ति को अच्छा इंसान बनने में मदद जी। करता है। लेकिन क्या हम परिवार में वाकई सभी साथ-साथ हैं? जैसे एक दूसरे के मन के विचारों में भिन्नता होती है, वैसे ही इंसानों में हमें तालमेल भी बैठाना पड़ता है। वहाँ उस घर में रहते हुए भी जी। इंसानों में भी जी। भिन्नता होती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं उस जगह की जिसे घर कहा जाता है। कहा जाता है क्योंकि इसलिए अक्सर घर की जगह बस मकान बनकर रह जाते हैं। जब हम बिल्कुल। नींव पे ईंट लगा के खड़ा करते हैं तो वो मकान होता है। बिल्कुल। है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि मकान ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम रहते हैं। हुँ। और एक चार दीवारी की जगह होती है जिस पे छत होती है, और इससे ज्यादा हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती है कि कौन हमारे साथ रहता है, कौन नहीं रहता है, कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, किसी का क्या विचार है, क्या नहीं। ये सारी बातें हमारे लिए कोई मायने नहीं बिल्कुल। रखती वहां पर। यहाँ बस हम होते हैं, हमें जो पसंद होता है हम वो करते हैं। वहीं अगर हम घर की बात करेंगे तो बिल्कुल उलट हो जाता है। बिल्कुल। ये चार दीवारी ही नहीं रहता, वो हर दीवार पे कुछ ना कुछ हमारी एक यादें सजा जुड़ी देते होती हैं, हैं, हाँ। कुछ चीजें होती हैं उनसे जुड़ी हुई। और यहाँ हर एक की राय महत्व रखती है। ये घर का हर हिस्सा जो होता है वहाँ कुछ ना कुछ खास होता है, और हम खुद से परे हटकर भी बहुत सारी बातें हम सोचते हैं और एक संभव प्रयास करते हैं कि जितने भी व्यक्ति हम साथ रहे हैं, हम सभी किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े रहें, मिलते रहें। बिल्कुल। और घर में हम मिल-जुल कर ही नहीं रहते, बल्कि घर की बुनियाद आपसी जुड़ाव से होता है, जैसा कि तुमने कहा। जी। वहाँ रहने वाले हर व्यक्ति के विषय में सोच कर ही काम किया जाता है कि किसी को क्या पसंद है, किसी को उसकी हर पसंद नापसंद जी, का जी। ख्याल रखा जाता है। किसी की कोई भी जो वस्तु है या बात है, उसको मतलब बात को तो ये ध्यान रखा जाता है कि बात बुरी लगे ना, उसको भली ही जी, लगे, जी। हमेशा ऐसी बात जी। बोले कि उससे दिल दुखे ना। और अगर उसका कोई भी सामान है, वस्तु है, कोई भी चीज़ है, तो उसको भी सँभाल कर रखा जाता है। और इस तरह से वहाँ पर बातों का आदान-प्रदान भी होता है, एक-दूसरे के विचार भी आपस में मिलते हैं। और आपस में बैठकर जब वक़्त बिताया जाता है, यादें बाँटी जाती हैं, तो क्या होता है, वो यादें तो हम बाँट रहे हैं, लेकिन यही जी। जो आज का जो वर्तमान समय होता है,
बैठकर जो बातें करते हैं, वही हमारी एक नई यादों में तब्दील होता जाता है। बिल्कुल। और घर का आंगन जो है वो अपने आप में एक बेहतरीन जगह होता है, बिल्कुल। जहाँ से ना जाने कितने सारे किस्से जुड़े होते हैं। और घर की जो छत होती है, वहाँ पर तो छुट्टियाँ बिताने का जो अपना मज़ा होता है, या घर में जो सब बिल्कुल। बच्चे होते हैं, महिलाएँ होती हैं, छत पर जाने कितने सारे काम करती हैं जा कर के ना। ये हम कह सकते हैं कि जो अभी छत और आंगन की जब बात होती है ना, तो एकदम से अचानक से वो, या तो हम अक्सर कहते हैं गाँव में जब हम जाते हैं, तो गाँव में जो छत है ना, गाँव में जो आंगन है, क्यों याद करते हैं उनको? क्योंकि वहाँ आंगन में बैठते हैं सब साथ मिलकर, मान लीजिए गाना गा रहे हैं, बारिश हो रही तो सब वहाँ नहा रहे हैं, बिल्कुल। या कुछ और चीज़ें आंगन बन में, रही हैं। हाँ, जी। आंगन में क्या कहते हैं, गर्मियों के दिनों में आप पापड़ सुखा रहे हैं, बरी सुखाते हैं, जी। और बैठकर आप सब्जियां भी काट रहे हैं, और वहां पर बच्चे तो बहुत खेलते हैं, वो क्या कहते हैं कि रस्सी कूद रहे हैं, या सिकड़ी खेल रहे हैं, या आइस जी। पैस खेल रहे हैं। तो आंगन और कमरे का जो तालमेल होता है वो बड़ा अच्छा रहता है। आधे समय तो बच्चे आंगन में ही पड़े रहते हैं, बिल्कुल। ऐसा कह सकते हैं। बोलते हैं भाई तुम आंगन से घर पे जी। तो आओ, लेकिन उनका सारा जीवन ही आंगन में हाँ, बीत जाता है, क्योंकि और आंगन जब इतनी अच्छी जगह जिसके होती घर है। में खुला आंगन होता है, तो वो रात में जब सोने का उसका अपना अलग मजा है। चारपाइयाँ बिछ जाती है, मच्छरदानी लग जाती है, और रात में उसमें आप सोते हैं, गाने सुनते हैं। आप कहें रात में सोने का मजा तो छत पर भी आता है, बिल्कुल। क्योंकि छत पर एकदम ऐसा खुले आसमान के नीचे सोना, और आसमान वो तारे गिनते रहो बैठे बैठे, या बिल्कुल। अंताक्षरी खेली जाती है रात में, रेडियो भी सुनते हैं बहुत से रेडियो लोग। वो तो जी। है ही कि एक समय था कि नेहा सब लोग छत पे ही लेटे हैं, तो रेडियो स्टूल पे रख लिया और गाने सुन रहे हैं, तो उसका एक अपना अलग आनंद है, और वो यादें भी हैं। और साथ में जब सीजन होता है पतंग उड़ाने का, जैसा कि अब कुछ समय बाद आ ही जाएगा, है ना, संक्रांति का हाँ। महोत्सव में तो पतंगे तो उड़नी है। और छत पे पतंग उड़ाने का अपना मजा है कि कैसे काटना है, कैसे पकड़ना है। और होली में आप छत का महत्व कैसे भूल सकते हैं? जो अरे ऊपर वो से तो पानी फेंका जाता है, वो वहीं से हो सकता है। शरारतें होती हैं जी, उसमें जी, होली जी। में, तो छत का होना बहुत अच्छा रहता है, बहुत मजा भी आता है। एक दूसरे की छत से गप्पे भी मारते हैं, जैसे कि आज कई बार ऐसा सखियां सुन रहे हैं कि सखियां आपस में छत पर हैं, कुछ काम कर रही हैं, तो जी। अपना उसका अलग मजा है। तो यानी कि मकान और घर दोनों जी। का अपना महत्व है। घर तभी होता है ना कि जब हमारे साथ में सखियां होती हैं, और जो घर की लक्ष्मी जिसे कहते हैं, जी। वो जब घर में आती है और घर को सजाती है, संवारती है, और बच्चे होते हैं, दादा बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादा जी। दादी नानी नानी ये सब जो होते हैं, नाना नानी वगैरह, जो एक परिवार होता है, उसके वजह से घर जो है वो घर लगता है। घर में बिल्कुल। खुशियां घूमती हैं पूरे वातावरण में, तो वो घर जो है खुशहाल घर माना जाता है, जहाँ पे सब एक साथ मिलकर हंसी खुशी बैठते हैं, जहाँ खाना खाते अपना हैं। सुख दुख बांट सकते हाँ। हैं, जहाँ हम खुल के हंस सकते हैं और खुल के बोल सकते हैं। और हम सुन सकते हैं एक प्यारा सा गीत। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे, जादू ये देखो हम तुम मिले हैं। न जाने कहाँ हम थे, न जाने कहाँ तुम थे, अब तो मिलन के सपने खिले हैं। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे। कितने दिनों पर मिले हैं निगाहें, कितने दिनों पर मिले हैं निगाहें। अब तुम न जाना छुड़ा कर ये बाहें, अब तुम न जाना छुड़ा कर ये बाहें। तुम्हारा ये साथ प्यारा तुम क्यों न चाहें। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे।
पता यूं हम तुम मिलेंगे, किसे था पता यूं हम तुम मिलेंगे। उजड़े हुए दिल फिर से बसेंगे, उजड़े हुए दिल फिर से बसेंगे। मोहब्बत के बंधन में हम तुम बंधेंगे। न जाने कहाँ हम थे, न जाने कहाँ तुम थे, अब तो मिलन के सपने खिले हैं। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे, जादू ये देखो हम तुम मिले हैं। न जाने कहाँ हम थे, न जाने कहाँ तुम थे। नेहा, न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे। ये तो छुपन छुपाई में होता है ना जब घर में छुपन लेकिन छुपाई जब खेलते घर होता है तो कभी कभी होता है ना कि इस कमरे में कोई है और दूसरे कमरे में कोई है ना। बड़े घरों में ज्यादातर ये होता है। बिल्कुल। तो घरों में एक अपना अलग ही महत्व होता है ना। बिल्कुल। और हम कह सकते हैं कि बहुत से हम ऐसे लोग हैं अभी, ये तो बड़ा मतलब सोचने की बात है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हम हैं अभी कि जो मकानों में रह रहे हैं, जिन्होंने घर बनाना है उन्हें और वो घर अभी नहीं बना पाए हैं उससे। तो मकान को घर कैसे बनाया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तो इसके लिए बस यही करना है कि अपने आसपास जो हमारे रहते हैं, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, चाहे हम अपने दोस्तों के साथ रह रहे हों, तो उनकी उनसे छोटी छोटी राय पूछें, थोड़ी मोड़ी बातें करें उनसे। स्क्रीन के बाहर की दुनिया में जीना शुरू करें। जो हम अपने अपने फोन में लगकर जो दूर बैठा है, कोसों दूर, उससे बातें जो करते हैं ना, उसके बजाय सामने जो बैठा है उससे कर लीजिए सामने बातें। वाले से बात करें। और जब लोगों के साथ बैठकर हम बातें करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और घर में क्या होता है ना कि एक खास जगह भी होती है कि हम सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। जी। तो उसको जैसे हम लोग के यहाँ पे सभी जगह बोलते हैं ना, ड्राइंग रूम है या डाइनिंग रूम है, जी। तो वहाँ बैठकर हम लोग खाना खाते हैं। तो उसका एक अपना एक मजा है। हाँ, साथ बैठकर खाने से बहुत कुछ यादें भी बनती हैं, बहुत सारी बातें बनती हैं। और सोचिए ना, अगर हम टिफिन लेके ही आते हैं, अगर आसपास अपने कार्यालय में आते हैं और लोगों से इतना हमारा आपसी संबंध अच्छा है, तो सब बैठकर जब टिफिन खाते हैं तो कितनी 4-5 सब्जियां मिल जाती हैं खाने अब के लिए। तुमने इतनी अच्छी बात करी है तो क्यों ना अब हम घर से चलते हैं रसोई घर की तरफ। घर में रसोई घर भी होता है ना। जी। तो रसोई घर में बहुत सारी चीजें बनती है ना। तो आज हम सोचते हैं रसोई घर में हम तुम्हें ले जाते हैं और बताते हैं। चलिए, कि मैं नेहा- दरवाजे पे खड़ी रहने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि आप बड़ी अच्छी-अच्छी चीजें अच्छा। बनाएंगी। तो नहीं। मैं दरवाजे पे खड़े होकर, तुम दरवाजे पे रहोगी हाँ, घर के? मैं दरवाजे पे खड़े होकर, नहीं, रसोई घर के दरवाजे पर रसोई खड़ी घर के रहूंगी, दरवाजे पे, ताकि हाँ। खुशबुएं आती रहें मुझ तक। बिल्कुल। तो चलो हम सखियों को रेसिपी बता देते जी, हैं। बिल्कुल। और सखियां हमारी एकदम तैयार होंगी नोट करने के लिए, पेपर पेन लेकर के। तो आज हम बताते हैं कैरेट स्नो डिलाइट, एक मीठी रेसिपी है। तो सखियों इसकी सामग्री नोट कीजिएगा। गाजर हमें इसके लेनी है 5, 2 कप पानी, और ग्रीस करने के लिए 2 बूंद तेल लेना है, यानी जो चिकनाई हम किसी बर्तन में लगाते हैं उसको कहते हैं। और पिसी शक्कर हमें आधा कप लेनी है। कॉर्न स्टार्च लेना है 3 बड़े चम्मच। वनीला एसेंस की कुछ बूंदे लेनी है। नारियल पाउडर 1 कटोरी, और 6 पिस्ते कतरे हुए सजाने के लिए। अब इसकी नेहा विधि हम बताते हैं कि एक पैन गैस पर चढ़ाइए, उसमें गाजर को पहले आप धो करके छील लीजिए अच्छे से और उसके टुकड़े कर लीजिए। और उन टुकड़ों को आप धो के एक बार फिर से आप उस पैन में डालिए और उसमें 2 कप पानी आप डाल दीजिए, जिससे गाजर जो है वो अच्छी तरह से डूब जाए। और उसको हमें उतनी देर ढककर पकाना है कि वो गल जाए। अच्छा। जब थोड़ी देर बाद आपको लगे वो गल गई, उसे चम्मच से आप चेक कर लीजिए कि गली है कि नहीं। फिर उसको आप निकाल के बाहर रख लीजिए कलछुल से। और जो गाजर का पानी जिसमें हमने उबाला है उसको फेंकना नहीं, उसको अलग रखना है। अच्छा। अब क्या करना है, जब हमारी गाजर ठंडी हो जाए तो उसको मिक्सी में अच्छे से महीन पेस्ट बना लेना है। और उसके बाद जब हम पेस्ट बना के रख लेंगे, इधर हम क्या करेंगे कि हम 4 कटोरी या कांच के बाउल होंगे, उसको हम लेंगे जो थोड़े गहरे होंगे, और उसमें ब्रश की सहायता से या आप अपने हाथ से तेल की कुछ बूंदे जो हमने ग्रीस करने की बात करी थी वो लगा देंगे। चारों तरफ चिकनाई लगा के रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो गाजर का पानी हमने उबाला था उसको हम उस पानी का आधा हिस्सा लेंगे, आधा कप के आसपास लेंगे, और उसमें हम कॉर्नफ्लोर की 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर
लेकर के उसमें डाल के अच्छे से घोल देंगे। अच्छा। और अगर कॉर्न स्टार्च आपके पास नहीं है, कॉर्न पाउडर, तो आप उसकी जगह अरारोट भी ले सकती हैं। अच्छा। अब आप क्या कीजिए, एक पैन ले लीजिए, उसमें गाजर का पेस्ट डालिए, उसमें आधा कप चीनी डाल दीजिए और जो कॉर्नफ्लोर वाला घोल है उसको डालकर आपको मिक्स करना है। पहले उसको गैस पे नहीं रखना, अलग ही अच्छा। जो आपका स्लैब होगा जी। किचन में, जो भी जी, जी। जगह है आपकी, वहां पर रख के बाहर ही आप उसको घोल को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब वो मिक्स हो जाए तो आप उसको गैस पर चढ़ा दीजिए और धीमी आंच पर रख करके उसको लगातार चलाते हुए पकाना है। और इतना पकाना है कि उसमें चमक आने लग जाएगी और उसका रंग भी बदल जाएगा और वो गाढ़ा हो जाएगा। अब जब वो गाढ़ा हो जाए उस स्थिति में आप वनीला एसेंस की कुछ बूंदे डाल दीजिए। और अगर वनीला एसेंस नहीं डालना है तो उसकी जगह आप इलायची पाउडर भी डाल दे सकते हैं। और जब आपको लगे पैन से वो छोड़ने लगा है पेस्ट हमारा, तो गैस बंद कर ले। और अब बाउल में आप उसको निकाल करके, चारों बाउलों में आप डाल करके चम्मच से 2-2 बड़े चम्मच डाल करके 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, वो सेट होने के लिए, उसको ठंडा होने के लिए। और इसे हाथ से बाद में जब वो ठंडा हो जाए तो बाउल को बाहर निकालिए और अपनी एक उंगली से ऐसे ऐसे किनारे किनारे से उसको आप छुड़ाएंगे तो वो जेली की तरह धीरे थोड़ा ढीला सा हो जाएगा। उसको उलट करके आप प्लेट में निकाल लीजिए, ऊपर से थपथपा करके, तो वो सारे गाजर के आपके चारों निकल आएंगे। जो डिलाइट है वो आ जाएगी प्लेट में। और उसके ऊपर आप नारियल का जो कसा हुआ पाउडर था वो चारों तरफ से आप उसको डाल के छिड़क के अच्छे से लपेट दीजिए। और उसके ऊपर आप कटे हुए जो पिस्ता है वो आप थोड़े से सजा दीजिए। फिर आप उसको पेश कीजिए जिसको भी आपको देना है खाने के लिए। बिल्कुल। तो नेहा को मैंने दे दी है प्लेट। अब नेहा बताएंगी कि कैसी तो बहुत लगी। देर से आ रही थी और 4 घंटे रखे बगैर आपने मुझे दे दी है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। तो एक बड़ी अच्छी रेसिपी मेरे पास भी है, लेकिन आपने मीठा बता दिया तो अब ठंड के मौसम की ही रेसिपी है वो, ये तो हम बता देते हैं। लेकिन पहले गीत सुनने की पहले रेसिपी बता दी, ये बताइए। पहले हम सोच रहे हैं रेसिपी बता ही दो। रेसिपी बता दें, ठीक है। तो हम बताने वाले हैं आपको सरसों के साग की रेसिपी, जो कि अभी ठंड के मौसम में बहुत अच्छी तरह से खाई भी जाती है और बनाई भी जाती है। तो सरसों के साग की रेसिपी के लिए आपको चाहिए 5 कप धोकर कटे हुए सरसों के पत्ते, 5 कप धोकर कटी हुई पालक, 1.5 टेबलस्पून मोटी कटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून तेल, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, आधा कप बारीक कटे हुए प्याज, 1/4 टीस्पून हींग, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया और जीरा का जो मिला हुआ पाउडर होता है वो, ये आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। और साथ में आपको नमक चाहिए आपके स्वाद के अनुसार। अब रेसिपी बनाने के लिए सरसों के साग के लिए आपको एक गहरे नॉन स्टिक पैन में पर्याप्त पानी उबालना है कि कढ़ाई में या किसी में पानी उबालिए और उसके बाद उसमें सरसों के पत्ते, पालक के पत्ते और हरी मिर्च डाल दीजिए और अच्छी तरह उसको मिलाइए। 4-5 मिनट के लिए बीच बीच में हिलाते हुए उसको पका लीजिए। अब जब वो पक जाए तो उसके बाद उसे छान लीजिए पानी उसका और पानी निकाल दीजिए और तुरंत ठंडे पानी में उसको 2 बार आप धो लीजिए ताकि वो हरापन जो रहता है वो उसका रह जाता है। फिर उसके बाद वो जब थोड़ा और ठंडा हो जाए तो 2-3 मिनट लगता है करीब ठंडा हो जाएगा, तो आधे कप पानी डालकर उसको आप मिक्सर में पीस लीजिए। बहुत महीन मत पीसिए, थोड़ा दरदरा रहेगा तो अच्छा रहेगा। उसके बाद एक कढ़ाई ले लीजिए, कढ़ाई में तेल गरम कीजिए, उसमें जीरा डालिए। जब जीरा थोड़ा सा पकने लगे तो लहसुन, अदरक, हींग डालिए। थोड़ी धीमी आंच में उसको 30 सेकंड तड़का तैयार कीजिए और उसके बाद प्याज डालिए उसमें और उसको थोड़ा भून लीजिए उसे भी। फिर सरसों के पत्ते, पालक का जो मिश्रण है वो, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया, जीरा पाउडर और नमक डाल के अच्छी तरह से उसको मिलाइए। धीमी आंच पे उसको 2 से 3 मिनट के लिए धीरे धीरे करके पका लीजिए, क्योंकि वो पहले से ही पका हुआ है तो ज्यादा वक्त नहीं लगता है। अब इसके बाद इसको सरसों के साग को गर्मा गर्म आपको परोसना है मक्के की रोटी के साथ। क्या बात है। यहाँ हम ये भी बता सकते हैं कि सरसों के साग में कई लोग होते हैं जो कि बथुआ भी डालते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। बथुआ भी डालते हैं और कुछ लोग पालक भी डालते हैं और कुछ लोग मूली भी डालते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपको मूली, मेथी, पालक ये सब डाल सकते हैं आप सरसों के साथ में, तो उसको बराबर मात्रा में लेंगे तो क्या है कि सबका जो स्वाद है वो अच्छा बना रहेगा। बिल्कुल नेहा, बहुत अच्छा तुमने सरसों का साग बताया और जाड़ों में तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इसको आप जब परसते हैं ना तो उसके ऊपर थोड़ी सा बटर भी डाल दें तो फिर मजा दुगना हो जाता है। लेकिन अभी हम चलते हैं थोड़ा सा घर में और भी कुछ घूम लेते हैं, घर लोगों को दिखा भी देते हैं कि घर कैसा होना चाहिए।
ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। ये घर बहुत हसीन है। न बादलों की छाँव में, न चांदनी के गाँव में, न फूल जैसे रास्ते बने हैं इसके वास्ते। मगर ये घर अजीब है, जमीन के करीब है। ये ईंट पत्थरों का घर, हमारी हसरतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है। ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। जो चांदनी नहीं तो क्या, ये रोशनी है प्यार की। दिलों पे फूल खिल गए तो फिक्र क्या बहार की। हमारे घर न आएगी कभी खुशी उधार की, हमारी राहतों का घर, हमारी चाहतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है। ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। यहाँ महक वफा की, मोहब्बतों का रंग है। ये घर तुम्हारा ख्वाब है, ये घर मेरी उमंग है। न आरज़ू पे कैद है, न हौसले पे ज़ंग है। हमारे हौसलों का घर, हमारी हिम्मतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है। ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर
नेहा, हम्म। ये गाना तो बहुत प्यारा था, लेकिन जी। इसी के साथ मेरी नजर थी मक्के की रोटी पर। क्योंकि तो सरसों का साग तुमने इतना जी, जी, जी। स्वादिष्ट बताया, तो हम सोचते हैं मक्के की रोटी के बारे में भी बिल्कुल, मक्के बताओ। की रोटी अभी बनाते हैं। बताइए इसके लिए बनाइए। 1.5 कप मक्के का आटा लेना होगा, और अगर हम इसमें हरा धनिया या कद्दूकस करके मूली डालना चाहें तो 2 टेबलस्पून जैसा हम डाल सकते हैं। 1 टीस्पून अजवाइन चाहिए होगा, और गर्म पानी आटा गूँथने के लिए हम्म इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी मूली यहाँ पर रोटी कस कर बनती है। लेंगे, है जी, ना? जी, मूली कद्दूकस करके हम्म लेंगे, और नमक डालते हैं इसमें स्वाद के अनुसार, और तेल या घी हमें जो लगाना है वो हम ले हम्म सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले से मक्के का आटा जो सफ़ेद सा आता है ना, वो ना हम्म लेके पीला वाला जो रहता है वो अच्छा होता है। ये आप घर में मक्का लेकर जी, पिसा जी। लें, है ना? तो एक परात में मक्के के आटे को हम छान लेते हैं, और उसमें बारीक कटा हुआ धनिया, अजवाइन, नमक ये डाल करके उसमें थोड़ा पानी गरम करके डालते हैं। गरम पानी से जब आप करते हैं तो हम्म मुलायम सा बनता है, और उसको किसी प्लास्टिक में या बटर पेपर में आप लगा करके उसे बेल लीजिए तो आसानी से बेलता है। बहुत सी सखियाँ हाथ से भी बेल लेती हैं, हाथ हम्म से उसको, और दोनों तरफ से उसे अच्छी तरह से आप सेंक लीजिए, और उसके बाद में सेंक लिए तो फिर क्या करना है? क्या घी बात लगाइए और खा है। लीजिए। बिल्कुल नेहा, बहुत जी। अच्छी तुमने रेसिपी बताई। और नेहा ये बताओ कि तुम्हारी पहेली का जवाब आया कि नहीं? बिल्कुल, हमारी पहेली का जवाब तो आ गया है, और उस बताओ। पहेली का जवाब है घोंसला। क्या बात है। तो चलो इसी के साथ घोंसले की बात तुमने करी। अब क्या होता है कि सर्दियों के दिन है तो ठंडक में जो चीज़ें फ़ायदा करती हैं तो उसके जी। बारे में भी एक डिश हम बताते हैं। गुड़ के तिल मावा रोल। हुँ। तो इसकी सामग्री सखियों नोट कीजिएगा। तिल सफ़ेद वाले हमें यहाँ तिल लेने हैं 250 ग्राम। आप अच्छे से उसको बिन करके साफ़ कर लीजिए। जी। और गुड़ हमें 250 ग्राम ही लेना है। मावा 200 ग्राम लेना है। मेवे की कतरन करीब 1 छोटी कटोरी लेना है, जिसमें हमें पिस्ता, काजू, बादाम, ये सारे जो मेवे होंगे इसको जी। 1 कटोरी के आसपास रखेंगे। और इसकी विधि है कि सबसे पहले हमें कढ़ाई में तिल को धीमी आंच पर भून लेना है, और वो फूल जाएगा भूनते-भूनते। इसको आप अलग करके ठंडा कर लें। जब ये ठंडा एकदम हो जाए ना, तभी आपको इसको मिक्सी में पीसना है। लेकिन पीसते समय करीब 4 चम्मच के आसपास साबुत तिल अलग आप कटोरी में रख लीजिए, बाकी आप तिलों को पीस दीजिए। अब इसमें देसी गुड़ जो आपका 250 ग्राम है उसको लेकर आप कस कर लीजिए, और कद्दूकस के गुड़ को भी कस जी। लीजिए। और मावा को आप जो 200 ग्राम मावा लिया है उसको पैन में आप भून लीजिए, और थोड़ा सा गुलाबी सा हो जाएगा वो भून करके आप उसमें एक चुटकी करीब इलायची पाउडर भी आप उसे डाल दें, और इसको ठंडा कर लें। अब इसमें गुड़ डालकर, जो गुड़ आपने ठंडा किया है ना, उसमें आप वो जब डालेंगे ना तो वो पिघल जाएगा। उसको आंच जी। पर जब हम करके पिघलाएंगे तो पिघल जाएगा। एक बार तो आपको कसना है, और उसके बाद आपको पैन में गुड़ को डाल के पिघलाना है। जी। जब पिघल जाएगा तो इसमें जो आपने तिल पीसा था वो उसमें डाल देंगे, और उनको आपस में मिला देंगे और ठंडा करेंगे, और उसमें इसको फ्रिज में आप थोड़ी देर के लिए ठंडा कर देंगे। उसको पूरा जब गुथ जाएगा जी। गुड़ और तिल, और उसके बाद आप इसको निकालेंगे फ्रिज से और रोल बना लेंगे उसका, एल्युमिनियम फाइल पर रख करके रोल बना करके उसको बड़ा लंबा सा रोल बनाएंगे, और उसके ऊपर जो आपने साबुत तिल निकाले थे उसको भी आप उस पर लपेट देंगे। और लपेटने के बाद थोड़ी देर आप उसको फिर से फ्रिज में रखेंगे, और बाद में उसको निकाल के आप छोटे छोटे गोल गोल पीस काट लेंगे। जी। तो इस तरह से आपके वो रोल तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल। और इसे आप काफी समय तक खा तो सकते लेकिन हैं। मंजरी जी, अभी ये बड़ी अच्छी-अच्छी मिठाइयाँ के बारे में आपने बताया, और अब क्या है कि सखियों को हम गीत सुनाना तो चाहते हैं लेकिन सुना नहीं सकते हैं क्योंकि वक्त कम है। तो बिल्कुल। क्यों ना थोड़ी बहुत मकान घर की बातें कर ली जाए उसके बाद, और इतनी मिठाई हमने अच्छी-अच्छी खाई है, बिल्कुल। तो कुछ अच्छी-अच्छी बातें कर ली जाए, है ना? बिल्कुल। और बातों में जैसे भी हमने गुड़ इसकी रेसिपी की बात की, तो इसको सखिया बना के देखेंगी, खाएंगी, बिल्कुल। क्योंकि सीजन भी है इसी का है। और जैसे तुमने मकान की बात करी है, तो मकान में गार्डन भी होता है ना, है ना, जहाँ पर ये आपने बड़ी अच्छी बताई बहुत बात सुंदर की। सुंदर हम और फूल। ठंड का मौसम जी। है तो बड़े अच्छे-अच्छे फूल, और ये फूल खिलते हैं, अच्छे-अच्छे फल भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे आते हैं, तो जिनको हम एक कहते हैं मौसम में जो फल होते हैं, मौसम में जो फूल होते हैं, वो सब एक अलग ही तरीके के होते हैं, उनकी एक चमक अलग होती है, उनकी आभा अलग होती है ना? बिल्कुल। और जब हम गमले में पेड़ पौधों में गमले जो होते हैं ना उसमें हम लगाते हैं, थोड़े-थोड़े प्लांट लगा लेते हैं, फूल खिलते हैं तो वो बहुत अच्छा जी। लगता है। और जब घर का गार्डन होता है तो उसमें जब जो हम लगाते हैं चीज़ें, उनके आस-पास जब कभी तितली मंडराने लग जाती है, या फिर कोई चिड़िया आ जाती है, वो नन्ही सी चहकती चिड़िया हुई अगर आ जाती गौरैया है आ तो जाती है, जी। तो मन करता है बस उसको देखते रहें, फुदकते हुए देखते रहें।
तो ये सब चीजें मन को खुशी देती, जितना कहते हैं ना, जितना हम प्रकृति के करीब होंगे, क्योंकि आसपास हरा भरा माहौल है आपके घर के, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कहीं उसी आपके पास बड़ा पेड़ है, कहीं आपने लगा लिया अमरूद का या कुछ, तो उस पे गिलहरियां चढ़ रही हैं और कभी तोता आ गया, तो फिर तो आपको बहुत मजे ही मजे हैं कि घर बैठे आप पूरा आनंद ले रहे हैं। और वैसे भी ठंड का मौसम है तो सब बाहर बैठकर धूप तापते हैं, धूप में बैठते हैं, तो ऐसे में अगर आंगन मिल रहा है या कह सकते हैं छोटी सी बालकनी भी है और उसमें पेड़ पौधे हैं और किसी तरह से पक्षी आ जाए और वो आ जाए, सारी चिड़िया वगैरह आ जाए, तो हमें और बड़ा मजा आता है, बिल्कुल, आनंद आता है। बिल्कुल, और पक्षियों के लिए आप थोड़ा सा घोंसला भी बना के रख सकते हैं ना, छोटा सा दाना पानी भी रख सकते हैं। जी, वक्त भी पंछियों की तरह उड़ चला है। बिल्कुल उड़ चला है। तो अब हम लोगों को लेना है सभी सखी सहेलियों से विदा। तो मंजरी वर्मा और नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली